हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 क्षितिज भाग प्रथम का 12वां अध्याय कैदी और कोकिला। कविता है जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इसके एक पार्ट की व्याख्या हम पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शेष जो कविता बची हुई है पार्ट 2 में उसका अध्ययन करते हैं, विश्लेषणात्मक रूप से व्याख्या करते हैं उसकी। चलिए, उससे पूर्व हम इसका सेल्फ सौंदर्य जान लेते हैं। इनकी भाषा कविता की तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी है। तत्सम शब्दों का अधिक समावेश है। छंद इसमें कोई है नहीं, इसलिए छंदमुक्त रचना है। शैली संबोधन शैली है। कवि ने कोकिल को संबोधन करके और फिर पूरी कविता की रचना की है। गुण इसमें माधुर्य है और माधुर्य गुण के साथ रीति सदैव वैधर भी आती है। शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा है और अलंकार जो पद में आते हैं, काव्यांश में आते हैं, वो आपको बताता रहूँगा, आप इसमें ऐड कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो इसका भावार्थ देखते हैं। आगे कवि कोयल से कहता है कि इस अर्धरात्रि के समय, आधी रात में तुम अंधेरे को चीरती हुई, अर्थात अर्धरात्रि के समय जो अंधेरा व्याप्त होता है और शांति चुप्पी भी होती है, सन्नाटा रहता है, तो तुम अंधेरे को चीरती हुई इस तरह क्यों रो रही हो? इसका कारण क्या है? तुम अंधेरे में भी, अर्धरात्रि के समय में भी क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो, तुम मुझे बताओ, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? कि क्या तुम ये चाहती हो कि हम अंग्रेजी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करें? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है। तो जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी कैद हैं, उनके मनोदशा को व्यक्त किया है यहाँ, कि किस प्रकार कोयल मधुर भाव से गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वो अंग्रेजों की प्रतंत्रता से मुक्ति पा सकें, वो स्वतंत्र हो सकें, आज़ाद हो सकें। अगला काव्यांश है काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लहो श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो यहाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने चारों तरफ कालिमा को व्याप्त बताया है कि चारों तरफ काला ही काला परिदृश्य है और मेरे आसपास जो वस्तुएं हैं, वस्त्र हैं, परिवेश है, वो भी काला है। कि तुम काली हो कोयल, रजनी भी काली है, रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली है, अर्थात ये ब्रिटिश सरकार की करतूतें भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, और काली लहर चली हुई है, अर्थात स्वतंत्रता की बेड़ियों में सब जकड़े हुए हैं। कल्पना काली, ये जो कल्पित कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के लोग, वो भी काली कल्पनाएं, अर्थात भारतीय लोगों को पीड़ित व शोषित करने वाली कल्पनाएं करते हैं। मेरी काल कोठरी काली, कि जिस कोठरी में मुझे, जेल की कोठरी में बंद किया हुआ है, वो भी काली है, अंधकार में है। टोपी काली, मैंने जो धारण किया हुआ है वो टोपी भी काली है। कमली काली, कंबल भी काला है। मेरी लोहो श्रृंखला काली, लोहे की ये जो कड़ी हैं, हथकड़ियाँ हैं, ये भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, कि पहरे की जो आवाज़ है, वो हुंकृति की ब्याली से तात्पर्य है कि ब्याली का अर्थ होता है सर्प, कि सर्प की जो हुंकार है वो भी काली है। तिस पर है गाली, और फिर भी हमें गाली ही खानी पड़ रही है। ए आली, हे सखी। तो सखी के रूप में कवि कोकिल को
संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो घोर अत्याचार हो रहा है उसका वर्णन किया है। और कवि कोकिल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसीलिए कवि ने यहाँ हर चीज को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है, ये रात भी घोर काली है, अत्यंत काली है, पूरी रात्रि अंधकार में है। और ठीक उसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं। इनके जो कार्य हैं वो भी पीड़ा पहुंचाने वाले, यातनाएं देने वाले हैं। और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली ही है, और जेल की काल कोठरी स्वयं भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला ही है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं, हथकड़ियाँ हैं, वो भी काली हैं। और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं, अर्थात हम परतंत्रता में जकड़े हुए हैं, स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। कहने से तात्पर्य है कि आज़ादी की जो लहर है, कल्पनाएं हैं, वो मर चुकी हैं। इस प्रकार से यातनाएं झेल झेल कर, इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती हैं, जो किसी काले सर्प सांप की भांति हमें डसने के लिए दौड़ती हैं। तो पहरेदारों की जो हुंकार है वो भी सर्प के समान डसने योग्य बताई गई है। अगला काव्यांश है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो संकट सागर में छेकानुप्रास और रूपक अलंकार है। पिछले पद में हमने यहाँ अध्ययन किया था कि काली काली बार बार आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इसका भावार्थ देखते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। भावार्थ है कि कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है, कि हम तो परतंत्रता के वशीभूत होकर यहाँ काल कोठरी में कैद हैं, जबकि हे कोयल, तुम स्वतंत्र होने के बाद भी अर्धरात्रि में, अंधकार में, अर्धरात्रि में इस कारागार के ऊपर मंडराती हुई मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही हो? क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए यहाँ पर ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर तुम ऐसा कर रही हो तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। अर्थात यहाँ पूरी तरह से परतंत्रता का माहौल छाया हुआ है। यहाँ तक कि उनके अंदर जो कल्पनाएं भी उद्घाटित होती हैं, उद्भासित होती हैं, वो भी काली ही होती हैं, अर्थात परतंत्रता से युक्ति ही होती हैं। वो स्वतंत्रता की सोच भी नहीं रहे हैं जो भारतीय हैं। तो कवि जो यहाँ है कोयल के माध्यम से उनमें स्वतंत्रता का गीत गाना चाहते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बताओ तुम इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो, क्यों गा रही हो तुम? अगला काव्यांश है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल में बंद, काल कोठरी में बंद स्वतंत्रता सेनानी और कोयल दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट किया है कि उन दोनों में अंतर क्या है। कवि कहते हैं कि तुझे तो हरियाली डाली पर स्वच्छंद और स्वतंत्र घूमने का अधिकार है, लेकिन मुझे
यहाँ काल कोठरी में कैद रखा हुआ है। तू नभ में स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकती है, वही तेरा संसार है। लेकिन मेरा ये 10 फुट का ही संसार है, अर्थात 10 फुट की इस काल कोठरी से बाहर नहीं जा सकता हूँ। इसी में मेरा संपूर्ण संसार समाया हुआ है। तेरे गीत कहा हुआ, अर्थात तुम्हारे इन मधुर गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं, और मुझे यहाँ रोने भी नहीं दिया जाता है। रोना भी मेरे यहाँ गुनाह समझा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, कि तुम्हारे और मेरे अंदर काफ़ी विषमता होने के बाद भी उस पर तुम ये रणभेरी अर्थात युद्ध की ये आवाज़ क्यों बुलंद कर रही हो। तो इसका विस्तृत भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़ी ही मार्मिक ढंग से की है। जहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है और स्वच्छंद आकाश में घूम सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की 4 दीवारी है। उसी में अपना वह संपूर्ण संसार समझता है जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाहवाही करते हैं। वहीं किसी कैदी के रोने को भी कोई सुनता तक नहीं। अगर वो रोता है तो उसे गुनाह समझा जाता है, उसे और अधिक यातनाएं पीड़ाएं दी जाती हैं। इस प्रकार कैदी और कोकिल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में काफ़ी विषमताएं हैं, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो, ये रणभेरी क्यों बजा रही हो। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। अगला पद है, इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कृति होती है हुंकार और कृति अपनी कविता से, और मोहन यहाँ जो बताया गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में कहा है। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को, कठोर भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है और वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है, उनके सामने नतमस्तक नहीं हो रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है कि कोयल की ये जो आवाज़ है, स्वर है, ये कैदी के लिए आज़ादी का संदेश है। उनके अंदर आज़ादी के प्राण बोएगा, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। कि गांधी जी ने ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया है, इसमें मैं किस तरीके से अपने प्राणों को न्योछावर कर सकूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि पैदा कर सकता हूँ। कैसे अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति को जन्म दे सकता हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। तो कोयल से ये सब पूछा जा रहा है इस पद में। इस प्रकार से ये संपूर्ण अध्याय की व्याख्या समाप्त होती है। अब इसके अगले पार्ट में हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसका जो पूर्व का पार्ट है, भाग 1 में व्याख्या दी गई है, जो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और इसके प्रश्नोत्तर का भी लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।